बीपीएससी डीएसओ 3 अगस्त 2025 क्वेश्चन पेपर आंसर की को आज हम देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग बीपीएससी डीएसओ यानी कि बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि बीपीएससी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी का 3 अगस्त 2025 का क्वेश्चन पेपर आज हम देखेंगे। देखिए, खास करके जो 71वीं बीपीएससी के और टीआरई 4.0 के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग देख लीजिए कि बीपीएससी 2025 में किस तरह का प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, जो साइंस के क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के और पॉलिटी के क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनको आप जरूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स जरूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बीपीएससी डीएसओ यानी कि बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, बीपीएससी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी का 3 अगस्त 2025 का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। और देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये खास करके बीपीएससी 71st यानी कि 71वीं बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई 4.0 के कैंडिडेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख लीजिए कि 2025 में बीपीएससी किस तरह का प्रश्न पूछ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी आप लोग बढ़ा लेंगे। देखिए, पूछा गया है कि फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल विजेता कौन थी। तो देखिए, फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल विजेता थी कोको गॉफ। ये कोको गॉफ कहाँ की हैं? तो ये अमेरिका की हैं। इन्होंने किसको हराया था? तो आरियाना सबलेंका को हराया था। आरियाना सबलेंका, यहाँ पर एरिना सबलेंका लिखा गया है। एरिना सबलेंका बेलारूस की हैं। ये उपविजेता थी, ठीक है ना, ये उपविजेता थी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर बात करते हैं पुरुष एकल का खिताब फ्रेंच ओपन 2025 में किसने जीता है? तो फ्रेंड्स कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। अब देखिए, यूक्रेन हमेशा से चर्चा में रह रहा है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है यूक्रेन की राजधानी कीव है। और देखिए, यूक्रेन के साथ जो है बेलारूस, रसिया, मोल्दोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड जो है सीमा साझा करते हैं। और देखिए, यहाँ से कूट में से राइट आंसर आपको चुन करके इसमें से बताने हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि मोल्दोवा भी करता है, बेलारूस भी करता है, रोमानिया भी करता है और स्लोवाकिया भी करता है। तो राइट आंसर इसमें से देख लीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि हॉर्मुज जल डमरू जो है निम्नलिखित में से किस खाड़ी के बीच स्थित है। और देखिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए, हॉर्मुज जल डमरू मध्य जो है ये किसके बीच है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। तो यानी कि 1 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 और 4 कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि 2024 में नाइजर के साथ साथ किन अन्य देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से अपनी वापसी की घोषणा की है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से अपनी वापसी की घोषणा किया है। एक तो नाइजर किया है, उसके बाद देखिए बुर्किना फासो किया है और माली किया है। तो आप याद रखिएगा, एक आपका हो गया बुर्किना फासो, माली और नाइजर, ठीक है ना। तो राइट आंसर देखिए 3 और 4 हो जाएगा। तो देखिए, कूट में 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात जो है ये आपका 919 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है। इसरो के पहले सौर मिशन का नाम जो है ये आदित्य L1 है, ठीक है, आप जानते भी हैं। उसके बाद देखिए, पूछा गया कि 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। 19वां नाम नॉन अलाइंग मूवमेंट का शिखर सम्मेलन 19वां कहाँ आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये युगांडा के राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया, ठीक है ना। अगर आपसे 20वां पूछा जाएगा, 20वां नाम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो याद रखिएगा 20वां जो है इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। देखिए, इसका आयोजन जो है ये किया जाएगा आपका उज्बेकिस्तान में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस देश ने फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में मामला दायर किया है और इसे नरसंहार बताया है। किस देश ने? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने बताया है।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, सूची दिया गया है, मिलान करना है और यहाँ पर नीचे कूट में से सही आंसर चयन करना है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक तरफ जो है भारत का निकासी अभियान दिया गया है सूची 1 में, और सूची 2 में उससे संबद्ध देश दिया गया है। तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। तो देखिए ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए। उसके बाद देखिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, तो ये सूडान से, ठीक है ना। ऑपरेशन अजय जो है ये इजराइल हो जाएगा, और ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिला लेना है इसको बस। उसके बाद देखिए पूछा गया है, हाँ यहाँ पर देखिएगा कि कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिल्वर आयोडाइड दिया गया है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद पूछा गया है कि किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर, देखिए आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित किया है। तो आकाश तीर को किया है किसने, BEL ने, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है। पूरा ऑप्शन देख लीजिए। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जो है ये किसको माना जाता है, तो जॉन मैकार्थी को माना जाता है। ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं जॉन मैकार्थी को माना जाता है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उन दुर्लभ मृदा धातुओं यानी कि रेयर अर्थ मेटल्स में से नहीं है। क्या पूछा गया है कि कौन सी धातु उन रेयर अर्थ मेटल्स में से नहीं है जिनका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में किया जाता है। और आप देख सकते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ये आपका रेडियम हो जाएगा। बाकी देखिए स्कैंडियम, लैंथेनम और सीरियम का यूज़ किया जाता है, रेडियम का नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि वंडर ड्रग ओजेम्पिक, ठीक है ना, वंडर ड्रग ओजेम्पिक का निर्माता नॉर्वे नॉर्डिक्स किस देश की बहुराष्ट्रीय सेवा कंपनी है। नॉर्वे नॉर्डिक्स, तो फ्रेंड्स ये डेनमार्क की है। ये करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये डेनमार्क की है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि दिसंबर 2024 में किसे हरा करके डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने। तो ये विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं किसको हरा करके, तो आपको याद रखना है ये हरा है इन्होंने डिंग लेरेन को। डिंग लेरेन ये चाइना के हैं, इन्हीं को हरा करके ये विश्व शतरंज चैंपियन बने डी गुकेश, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु जो है जल संधि 1960 में हुआ था, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए एक एक करके पढ़ेंगे और यहाँ से सही आंसर आपको चुनना है। और देखिए ये संधि जो है जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच लाहौर में हस्ताक्षरित हुआ था। नहीं, ये लाहौर में हस्ताक्षरित नहीं हुआ था, ये कराची में हुआ था, ये गलत हो गया। इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी थी। नहीं, ये भी जो है गलत हो गया। ये जो है आपको भारत को रावी, व्यास और सतलुज का दिया गया था। तो ऑप्शन में देखिएगा 1, 2 तो हट ही गया, ठीक है ना। पूछा गया है कि सही उत्तर का चयन करें, तो यानी कि इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, ठीक है ना। पहला दूसरा तो हट ही गया। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है इसमें से कि भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ किन अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री जो हैं 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे शुभांशु शुक्ला के साथ। तो देखिए यहाँ पर देश का नाम दिया गया है और नीचे देखिए कूट का प्रयोग करके आंसर चयन करना है। देखिए बहुत अच्छा लेवल प्रश्न पूछा गया, आप इसको कठिन प्रश्न कह सकते हैं, ठीक है ना। पूरा डीपली करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो शुभांशु शुक्ला के साथ गए थे, ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन गए थे। तो शुभांशु शुक्ला के साथ गए थे ये अमेरिका के, पोलैंड के और हंगरी के, ठीक है ना। तो 1, 3 और 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो 1, 3 और 4 देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में देखिए उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश से है। तो सबसे अधिक संख्या नेपाल से है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है, 97% घरों में बिजली है और देखिए 96% घरों में बैंक या डाकघर खाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1, 2, 3, ठीक है। और 83% घरों में शौचालय भी सुविधा है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा।
उसके बाद देखिए ब्लू जो इकोनॉमी है इसका अर्थ पूछा गया है, तो ब्लू इकोनॉमी का अर्थ हो जाएगा नीली अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो महासागरों, समुद्रों और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां, ये दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या पूछा जा रहा है, आगे पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है। तो देखिए लक्षद्वीप जो बना हुआ है ना, ये कितने द्वीपों से बना हुआ है ये पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 36 से, ठीक है ना, 36। चलिए उसके बाद देख लीजिए आगे पूछा गया है कि भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु जो है ये किस नदी पर बनाया गया है, तो मैत्री सेतु बना है फेनी नदी पर। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है, तो क्वाड में तो एक भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया और जापान है, यूनाइटेड किंगडम इसमें नहीं है। ठीक है ना, 3 नाम यहाँ पर दिया गया है। चलिए भारत क्यों मायने रखता है, पुस्तक के लेखक पूछा गया है नाम, भारत क्यों मायने रखता है, ये बुक है और इस बुक के लेखक का नाम तो एस जयशंकर हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक, सदा तनसिक यहाँ मैं लिख दूँ, सदा तनसिक भारत और किस देश के बीच में जो है ये हुआ है, तो सदा तनसिक जो हुआ है फ्रेंड्स ये भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए नीति आयोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो ये जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पेपर है इसीलिए पूछा गया है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं, देखिए इसमें से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो देखिए 1 जनवरी 2018 को स्थापित हुआ था, नहीं ये गलत है, 2015 में हुआ था ना 1 जनवरी को। यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन था, सही है। इसका पूरा नाम जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, यानी कि राष्ट्रीय भारत प्रवर्तन संस्थान है, सही है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो 2, 3 और 4 यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लगाया भी गया है आंसर में। उसके बाद देखिए नीति इसमें से आयोग के कार्य पूछा गया है, फिर से यहाँ पर आंसर आपको चुनना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा गया है इस पर। तो बिल्कुल ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करना है, कार्यक्रम और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध मेडल के साथ साझेदारी करना है। तो उपरोक्त सभी इस तरह का आंसर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये प्रश्न पूछा गया है कि योजना अवधि के मध्य निम्नलिखित बिंदु पर विचार करिए और निम्नलिखित में से उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक आपको बताना है, इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर पूछा गया कि कौन एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी, ये पूछा गया है। तो ये लक्ष्य वृद्धि दर जो थी ये 8% थी। ठीक है, चलिए और उसके बाद देखिए फिर पूछा गया है नीति आयोग के संदर्भ में, तो नीति आयोग के 7 स्तंभ उद्देश्य हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इसके 3 विशेष विंग हैं, 3 विशेष विंग है, रिसर्च विंग, कंसल्टेंसी विंग और टीम इंडिया विंग, तो यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इस तरह के प्रश्न पूछा गया। फिर यहाँ पर देखिए कथन और कारण देखिए नीति आयोग से ही संबंधित प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देख लीजिएगा भागलपुर जो है बिहार का, ये शहर विशेष रूप से जाना जाता है, तो सिल्क सिटी है निश्चित रूप से। देखिए यहाँ सिर्फ सिल्क से ही आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टसर सिल्क दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर भी देख लीजिएगा, ये बता देता हूँ, नीति आयोग योजना आयोग का प्रतिस्थापन था, सही है। और बदलाव वैश्विक दुनिया में आर्थिक नियोजन के लिए एक अधिक गतिशील, बिल्कुल ये दोनों आपके सही दिए गए हैं। इस तरह का प्रश्न देखिए पूछा गया है। उसके बाद देखिए जमुई बिहार जाना जाता है, तो ये सोना भंडार के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सोना भंडार के लिए। और देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि डीपी धर ने तैयार किया था, तो डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया था, यह आपका हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, बिल्कुल सही है। बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है ये। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये से अधिक निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत कितना है, तो 50 करोड़ से अधिक होगा, ये 25% हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के जो है बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर देख लीजिए ये प्रश्न मैं बता देता हूँ। देखिए तो इस तरह से काफ़ी बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रश्न, ठीक है, नीति आयोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि ये वाला प्रश्न देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन एलरूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो फ्रेंड्स ये राजस्थान बना है। ठीक है, राजस्थान बना है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हाँ ये वाला देख लीजिए,
ये तो आप आसानी से लगा लीजिएगा, किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यहाँ पर सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद डाटा सेंटर का कार्य क्या है, ये पूछा गया। डाटा भंडारण और प्रसंस्करण के लिए एक भौतिक सुविधा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है निम्न युग में से विचार करना है, और देखिए इसमें से पूछा गया है कि कितने युग में सही सुमेलित है, कितने युग में है सही, ये बताना है आपको। कौन सही है ये नहीं बताना, कितने सही है। तो देखिए भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाला बेंगलुरु मेट्रो है, तो ये तो हट गया। दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा एकता की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार पटेल की, तो केवल एक है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर केवल एक ही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से देखिए भारतीय वरीयता क्रम यानी कि ऑर्डर ऑफ जो है आपका प्रेसिडेंस से नीचे कौन आता है सबसे, निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम में सबसे नीचे कौन आता है। तो देखिए सबसे नीचे इसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा। अगर इसमें से बात करें तो सबसे नीचे भारत का मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है, तो ये प्रभावी बहुमत आवश्यक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है, बिल्कुल, और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियमावली में उल्लिखित नहीं है, तो आपका दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए संसद की अनुमान समिति यानी कि एस्टिमेट्स कमेटी, जिसको कि प्राकलन समिति बोलते हैं, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है, यहाँ से आंसर आपको बताना है। पहले पढ़ लीजिए कौन सा, तो देखिए अनुमान समिति यानी कि प्राकलन समिति का गठन जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर किया गया था, सही है, और इस समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता, केवल लोकसभा के हैं, तो ये भी सही है, तो दोनों सही दिया गया है यहाँ पर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 60 नंबर में पूछा गया है कि भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है, तो विशेष प्रावधान जो करता है ये 371C में करता है। उसके बाद देखिएगा स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए, और देखिए आप आसानी से इसको बना लेंगे। बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले है, तो देखिए सबसे पहले एक ही यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है क्रम से, ठीक है ना, तो 1 3 2 4 राइट आंसर हो जाएगा, एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो इसमें से अगर हम संविधान सभा के सदस्य की बात करते हैं तो महिला 15 थी, उसमें उन्हीं महिलाओं का नाम दिया गया है। अरुणा असफ अली नहीं थी इसमें, ठीक है। बाकी सुचेता कृपलानी थी, विजयलक्ष्मी पंडित थी, और राजकुमारी अमृत कौर भी थी। उसके बाद देखिए पूछा गया कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। निम्नलिखित में से देखिए कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो देखिए सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन गोपालास्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। मेरे ख्याल से इसमें से देखिए बीटी रामकृष्णमाचारी, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था, वाणिज्य मंत्रालय था आपके CH भाभा के पास, ठीक है, CH भाभा के पास था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में निवास कर रहे कनाडा के नागरिकों को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं है, तो बिल्कुल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया, तो यहाँ पर देखिए ये 39 है, 43 ये किया गया था, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान किसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है, जुडिशियल रिव्यू की, तो ये उच्चतम न्यायालय को यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये पूछा गया है, तो ये आपका दिया गया है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 231 में दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था, तो अगर इसमें से हम बात करते हैं तो निर्विरोध चुना गया था इसमें से किसको, तो ये हो जाएंगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखिए जैसे ही आप पढ़ेंगे एक एक करके चारों कथन को मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो रहा है और TRE 4.0 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए धोंधो केशव कर्वे जो थे, ये आपके DK कर्वे जिसको कहा जाता है, उच्च जाति की हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ थे, नहीं, बिल्कुल ये खिलाफ नहीं थे, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ से पहला ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोर पकड़ रहा था तब किसने मार्लोमेंटो सुधार पर तंज कसते हुए कहा था कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं वरन मिंटो था। तो ये कहा था किसने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछा भी गया है बीपीएससी में। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए मूल नाम दिया गया है और मतलब असली नाम और लोकप्रिय नाम मिलान करना है। तो देखिए मूल शंकर जो था ना, मूल शंकर, ये आपका पूछा गया है कि किसका मूल नाम था। तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का था। नरेंद्र नाथ जो था ये स्वामी विवेकानंद का नाम था। गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का था और मार्गरेट एलिजाबेथ ये भगनी निवेदिता का था। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा फ्रेंड्स, क्लियर ना। 3 4 1 देखते हैं, 3 4 1 3 4 1 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और 2 लास्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा था? तो ये बम्बई हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि सहमति आयु अधिनियम, ठीक है ना, 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सहमति आयु अधिनियम, तो देखिए यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इसकी वकालत की विधान किया था, मतलब वकालत किया था, ये विधान हटा दीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बिल्कुल पहला होगा। और इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली गर्मपंथी शाखा का समर्थन प्राप्त है, ये गलत दिया गया है, पहला होगा। और ये शायद यूपीएससी का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर केवल यहाँ पर एक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है और सही आंसर आपको बताना है, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर इसमें से हम राइट आंसर की बात करते हैं तो 2 और आपका 3 सही है, ये आपका गलत दिया गया है, आप पढ़ लीजिए। 2 और 3 यहाँ पर आपका सही दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी में 2 और 3 दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि चंपारण सत्याग्रह में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख रूप से जुड़े थे, जो भारतीय जन आंदोलन में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी। तो देखिए इसमें से अनुग्रह नारायण सिन्हा भी जो थे, श्री कृष्ण सिंह भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए सटीक, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से तो अगर 4 ऑप्शन में से जाना है तो राजेंद्र प्रसाद के साथ जाएंगे। निम्नलिखित में से देखिए किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत किया था? तो फ्रेंड्स ये था आपका कौन सा? तो देखिए इसमें से अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 1868 में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह के नेता, ये बार बार पूछता है, कुंवर सिंह थे। बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन भी है, चाहे कुछ भी हो जाए ये प्रश्न रहता ही रहता है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान साल्ट पीटर के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था? तो यह अपना बिहार राज्य था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में, यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि बाघा जतिन, इनको बाघा जतिन कहा जाता है, ठीक है ना, बाघा जतिन। तो देखिए बाघा जतिन के बारे में सही दिया गया है। तो देखिए इसमें से करेक्ट आंसर की बात करते हैं हम तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। वे जम्बूतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे और 1915 में जो है बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए ये शहीद हो गए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयब जी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो आपको जानते हैं कि बदरुद्दीन तैयब जी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम थे। तो यहाँ पर देखिए वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय कार्य भी इन्होंने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स आगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अकाल आयोगों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। अब देखिए हम बात करते हैं मैकडोनाल्ड आयोग की, तो 1901 में स्थापित हुआ था। स्ट्रैची कमीशन 1878 में। लॉयल कमीशन की बात करते हैं तो देखिए लॉयल कमीशन 1896 में, 96-97 लिख सकते हैं। कैम्पबेल कमेटी 1866 में। तो सबसे पुराना आपका डी हो जाएगा, डी के बाद आपका हो जाएगा बी के बाद आपका सी और ए, ठीक है ना, DBCA ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि बलवन से कौन संबंधित नहीं है? बलवन से तो देखिए ये चहलगानी तुर्क है, ठीक है ना, तुर्क चहलगानी, ये इल्तुतमिश ने स्थापित किया था, तो बलवन इससे संबंधित नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा की और कृषकों के पक्ष का समर्थन किया था? तो ये हिंदू पैट्रियट था।
अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर किने खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि, देखिए खुले पत्र यहाँ पर लिखा गया, खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े थे। तो ये था आपका आरसी दत्त का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आरसी दत्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मिलान कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए खुदाई खिदमतगार बिल्कुल सही दिया गया, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अल्लाह बख्श, खासकार पार्टी, ये आपका अलामा मस्करी की, और देखिए कृषक प्रजा पार्टी ये सही नहीं दिया गया है, अब्दुल हक नहीं होगा। कृषक प्रजा पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा फजलुल हक होगा, फजलुल हक, फजलुल हक, ठीक है ना, फजलुल हक। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बख्तियार खिलजी ने जब 1202-3 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया था तो वहाँ के शासक थे नरसिंह देव, ठीक है ना, ये कर्नाट वंश की बात हो रही है। तो इसका क्या परिणाम हुआ था ये पूछा गया। तो दरअसल हुआ था कि नरसिंह देव हार गए थे और अपना सत्ता इन्होंने खो दिया था, तो उनका राज्य अस्थायी रूप से खिलजी के द्वारा हड़प लिया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 1928 में बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो फ्रेंड्स ये मोतिहारी में हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और एक मैंने जो अभी बताया है ना कि कब इसकी स्थापना हुई थी, क्या नाम है इसका, बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की, ये ध्यान रखना है आपको खास करके TRE 4.0 के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा ये सब हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि हाँ कि 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के जिम्मेदार कौन थे। तो मुंबई में हो जाएगा आपका मुंगेर में किसान सभा का श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया कि 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। तो समुद्रगुप्त को परम भागवत इलाहाबाद स्तंभ लेख में कहा गया, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख, जो इसके दरबारी कवि थे हरिसेन, इन्हें लिखा था। चलिए निम्नलिखित में देखिए कौन सा शिलाखंड यानी कि रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है। तो ये एलोरा का कैलाश मंदिर, बिल्कुल करेक्ट लगाया गया है यहाँ पर। उसके बाद देखिए अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो 13वां शिलालेख जो है इसी में मिलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि शेर शाह के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। शेर शाह के साम्राज्य को 47 सरकार में विभाजित किया गया था। चीफ सेक्रेदार जो कि कानून और व्यवस्था के मतलब था, और चीफ मुंसिफ जो जज था, प्रत्येक सरकार के प्रशासन के 2 प्रभारी, ये बिल्कुल सही दिया गया है। और प्रत्येक सरकार भी कई परगनों में विभाजित था, तो आपका दोनों यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा इसमें से विकल्प मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है। तो ये पूछा गया है। तो देखिए एक एक करके पढ़िए। उन्हें सशस्त्र और मशरूत मनसब दिया जाता था, बिल्कुल सही है। मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में उन्हें नगद के साथ साथ जागीरें भी दी जाती थी और उन्हें सशस्त्र बल बनाए रखने होते थे। और यहाँ पर देखिए उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, जी नहीं, इनको बिल्कुल स्थानांतरित किया जा सकता था। तो ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। मुगल काल में शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति, तो फ्रेंड्स ये मीर समान करता था, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि सूची दिया गया है, मिलान करना है। जलप्रपात है और उनकी अवस्थिति है। दूध सागर आपका कहाँ पर है, तो दूध सागर आपका गोवा में है, ठीक है ना। दूध सागर कहाँ पर है, तो दूध सागर आपका हो जाएगा गोवा में, आपको पता भी है, 1 मिनट रुकिए, दूध सागर आपका हो जाएगा गोवा में। अच्छा बरकाना जो है, बरकाना ये कहाँ पर हो जाएगा आपका, तो बरकाना देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको बता देता हूँ आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये गोवा हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा बरकाना कर्नाटक में, खंडाधार हो जाएगा आपका उड़ीसा में, और पलानी हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र होती है। तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है विश्व में देखिए अंगूर की खेती, बागवानी, कोस्किट पालन मतलब रेशमी उत्पादन, तो ये आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र, अंगूर की खेती। उसके बाद देखिए पूछा गया विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं। तो ये प्रशांत पेटी जो है, परिप्रशांत यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिए विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र,
तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश, तो आपका इसमें से चीन और कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, चीन और इंडोनेशिया हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखिएगा कि रांची का पठार उदाहरण है, तो ये उत्थित परिप्लेन का है। ठीक है ना, उत्थित पेनीप्लेन का। उसके बाद देखिए किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी को। अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो 7 जिले करते हैं। इसमें देखिए पूर्णिया नहीं करेगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया ये सब करते हैं। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है इसमें से आपका कैमूर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा पूछा गया कि भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, मुंगेर में है, और ये बड़ा पूछा जाता है बीपीएससी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है, तो ये गंगा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, तो ये बक्सर में। ठीक है, और बिहार में गंगा के किनारे 12 जिले स्थित हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, 12 जिले। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है, कोयला उत्पादन से संबंधित बताइए, कोयला उत्पादन से संबंधित इसमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए बेलाडीला की खान हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है, तो महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न इसमें से कौन सा होगा, तो इसमें से आपका हो जाएगा इसमें से सतलुज। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आगे पूछा गया है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से कौन से भारत में पाई जाती है, तो भारत में पाई जाती है एएफ। ठीक है, एएफ हो जाएगा राइट आंसर इसका। हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ है, तो ये शिवालिक श्रृंखला का हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो है मिलान करना है। ठीक है ना, तो गंगा की सहायक नदी आपको पता है कोसी हो जाएगा इसमें से, यमुना का चंबल हो जाएगा, कृष्णा का भीमा हो जाएगा, और महानदी का शिवनाथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है इसमें से, तो नर्मदा गिरेगी। उसके बाद देखिए टोडा जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती है, तो टोडा तमिलनाडु में पाया जाता है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि किसके द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। अब यहाँ से साइंस का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो जिंक किया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसी को गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। माचिस की तिल्ली की टिप पर क्या लगा होता है, तो ये लाल फास्फोरस। उसके बाद देखिएगा कि शाही जल जिसमें प्लेटिनम और सोने को गलाने की क्षमता होती है, वो मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स ये मिश्रण आपका होता है किसका, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब HNO3 और 3HCl होता है। ठीक है ना, तो मतलब 1:3 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कोयले की किस किस्म से ये पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है, तो ये आपका पीट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए सबसे ज़्यादा जो है अधिक योगदान कौन सा करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड करता है। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पर देखिए नेक्टोन्स समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च परभक्षी है। ठीक है, निम्न में से कौन नेक्टोन्स की श्रेणी में नहीं है, नेक्टोन्स की श्रेणी में इसमें से आपका जेलीफिश नहीं आएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा डीएनए और आरएनए में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं मिलता है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर यहाँ पर आपका सल्फर हो जाएगा। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो लिंडमैन साहब ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा त्रैमासिक पत्रिका हॉर्नबिल प्रकाशित की जाती है। ठीक है ना, जिसमें अध्ययन किया जाता है तो वन्यजीव और उनके वातावरण का। उसके बाद देखिए भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि लंबवत तरंगे किससे नहीं गुजर सकती हैं, तो ये आपके निर्वात से। अच्छा, मानवीय जीवाश्म की उम्र निर्धारित में कौन सी विधि काम आती है, तो ये रेडियो कार्बन डेटिंग आता है। अगला देखिएगा कि यदि एक चालू फ्रिज का दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा गर्म हो जाता है, ये मतलब पूछा गया प्रश्न, कमरे का तापमान बढ़ जाता है। देखिए यदि एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए तो निम्न में से कौन नहीं रहेगा, तो ये उत्प्लावन बल नहीं रहेगा। ठीक है ना, उत्प्लावन बल ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए सर्दियों में एक कंबल के बजाय 2 कंबल उपयोग में लाते हैं तो शरीर गर्म रहता है। ऐसा होता है किस लिए, उसमें बाहर की जो गर्मी अंदर नहीं जाती है, मतलब ठंडी, और बाहर की ठंडी, बाहर की हवा अंदर नहीं जाती है, और अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकलती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला पूछा जा रहा है कि बहुत पुराने दस्तावेज की लिखावट को पढ़ने के लिए कौन सी किरण काम में लाई जाती है, तो IR किरणें
ठीक है। माइक्रोफोन का क्या कार्य है? तो देखिए माइक्रोफोन का कार्य है यहाँ पर आपका ध्वनि संकेत को विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलना, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा बल मट्ठे में से क्रीम को अलग करने का काम आता है? तो यह अपकेंद्री बल आता है। उसके बाद देखिए कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग की जाती है? तो यह पराश्रव्य है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरकों एवं कीटनाशकों का बहाव जो जलाशय में एकत्रित होता है, ये दोनों ही ऋणात्मक प्रदूषण होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वो है, तो देखिए ग्रीन हाउस गैस SO2 नहीं होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया गया, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पौधे के किस भाग को चरने वाले जानवर कभी नहीं खाते हैं? वो कौन सा है? तो जड़ नहीं खाते हैं। उसके बाद देखिए हमारे शरीर की कौन सी कोशिका अनॉक्सी श्वसन नहीं कर सकती है? तो ये जो RBC है ना, ये आपका नहीं कर पाता है। उसके बाद देखिए कौन सा तना का रूपांतरण है? तो इसमें से जो है मैग्रूव पौधे के न्यूमेटोफोर्स हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बीजांकुर के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो बीजांकुर के लिए इसमें से अगर बात करें तो खनिज लवण होना चाहिए, ठीक है ना। पानी होता ही है, पानी मतलब कौन सा होगा? तापमान होता है, ऑक्सीजन होता है और नमी वगैरह भी होता है, बताइएगा आप लोग भी इसमें से, ठीक है। तो या तो मतलब ये तो दोनों होना चाहिए, ठीक है। खनिज लवण में पानी ज़रूरत होता है, नमी हो सकता है इसमें से आंसर इसका। मनुष्य के रक्त का pH वैल्यू पूछा गया, तो ये आप जानते हैं 7.4, ठीक है। उसके बाद देखिए मनुष्य में कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया बीमारी का कारण क्या है? तो ये X गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन, ध्यान रखिएगा अप्रभावी जीन होगा, ठीक है। अच्छा, इशारा टेस्ट संबंधित है, तो ये आपका कलर ब्लाइंडनेस से, रंग दृष्टिहीनता से इशारा टेस्ट। उसके बाद देखिएगा ये आखिरी क्वेश्चन है, बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं, तो ये एंटीजन करते हैं। फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए इसको और प्लीज़ शेयर कर दीजिए।